नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान अड्डा और मैं हूं सोमदत्त शर्मा। और आज हम हिंदुस्तान अड्डा में बात करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में। महाराष्ट्र की राजनीति में जो सियासत इस वक्त चल रही है वो हनुमान चालीसा को लेकर चल रही है, लाउड स्पीकर को लेकर चल रही है। और इसके केंद्र बिंदु में सिर्फ 3 लोग हैं, राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे और नवनीत राणा। इन्हीं तीनों में हर रोज़ एक नई जुबानी जंग देखने को मिल रही है। राज ठाकरे जहां उद्धव ठाकरे पर निशाना साध रहे हैं, वहीं नवनीत राणा भी उद्धव ठाकरे को घेरती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन इसमें सबसे खास बात ये है कि महाराष्ट्र के जो सहयोगी दल हैं सरकार में, एनसीपी और कांग्रेस, उनका जिक्र नहीं है इस पूरी लड़ाई में, ये कह सकते हैं हम। मेरे साथ महेश तपासे जी मौजूद हैं, जो कि मुख्य प्रवक्ता हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के। उन्हीं से बात करते हैं। तपासे साहब, आपकी एंट्री नहीं है। ये जो युद्ध चल रहा है हनुमान चालीसा को लेके, इसके अलावा लाउड स्पीकर को लेके, एनसीपी और कांग्रेस का तो कहीं नाम ही नहीं आ रहा है। देखिए, हम युद्ध की भूमिका को नहीं मानते, हम शांति की भूमिका को मानते हैं। और सांसद नवनीत राणा जी जो पिछला चुनाव लड़ी, वहाँ पे उनका समर्थन एनसीपी का था, ये बखूबी जानती हैं। और एनसीपी का अगर समर्थन नहीं होता तो नवनीत राणा जी वहाँ से चुनाव नहीं जीत सकती थी। शायद इसीलिए उन्होंने हमारे से शांति बनाए रखी होगी। लेकिन जिस प्रकार का वक्तव्य सम्माननीय मुख्यमंत्री के संदर्भ में उन्होंने किया, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा मुझे लगता है। उन्हें हनुमान चालीसा का पठन करना था, वो अपने घर में कर सकती थी या किसी मंदिर में कर सकती थी। लेकिन मातोश्री के बाहर आके हनुमान चालीसा का पठन करने का कोशिश, मुझे लगता है ये जानबूझ के एक चेतावनी शिवसेना के कार्यकर्ताओं को शायद देना चाह रही थी। और जिससे राजनीतिक विवाद भी निर्माण हुआ, राजनीति खराब भी हुई और महाराष्ट्र की इस प्रकार से बदनामी भी हुई। तो मुझे लगता है ये उचित नहीं था। तपासे साहब, इसमें एक सवाल ये आता है कि नवनीत राणा ने पहले ऐलान किया था कि वो मुख्यमंत्री के घर के बाहर जो है हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। आज उन्होंने फिर ऐलान किया है कि वो हनुमान चालीसा का पाठ उस दिन करेंगे जिस दिन उद्धव ठाकरे जी की रैली है, लेकिन दिल्ली में करेंगे। तो ये जो लोकेशन जो चेंज हो गई है मुंबई से दिल्ली, कहीं ये डर तो नहीं था कि भाई कहीं दोबारा जो है अरेस्ट ना हो जाएं? दिल्ली में वो हनुमान चालीसा का पठन कर रही हैं ऐसा हमने सुना, लेकिन दिल्ली में किसी भी मतलब गवर्नमेंट ऑफिस या किसी राजनेता के घर के सामने नहीं, लेकिन हनुमान मंदिर में कर रही हैं। तो अगर हनुमान मंदिर में कर रही हैं तो मुझे लगता है कि मुंबई में जो सारी बातें हैं उसमें से उनको कुछ सीख मिली है और इसीलिए शायद वो हनुमान मंदिर में कर रही हैं। अगर हनुमान जी को हम सभी मानते हैं संकट मोचन है, देश के ऊपर बेरोजगारी का, महंगाई का संकट है, तो उसके ऊपर भी हनुमान जी का आशीर्वाद, कृपा दृष्टि भारत देश के ऊपर बनी रहे, ऐसी हमारी भी मांग है। अच्छा, वो नवनीत राणा ने आज कई आरोप भी लगाए हैं मुख्यमंत्री पर कि बीएमसी में भ्रष्टाचार होता है, उस भ्रष्टाचार का पैसा उद्धव ठाकरे साहब तक पहुंचता है। उन्होंने जो संपत्ति अर्जित की है उसमें भी भ्रष्टाचार का योगदान रहा है। एक मुख्यमंत्री पर इस तरह के आरोप लगाना कितने हद तक आपको लगता है ये सही है या फिर? देखिए, ये सारी मनगढ़ंत बातें हैं। मैं समझ सकता हूँ कि नवनीत राणा जी जो सांसद भी हैं, रवि राणा जी जो एक विधायक भी हैं, उनको पिछले 10, 12, 14 दिन से कुछ कष्ट हुआ होगा, जेल से छूट के आए हैं अभी। तो स्वाभाविक रूप से इस समय शायद गुस्से में भी होंगे और किसी प्रकार के आरोप भी कर रहे होंगे। ज़रूर करें, लेकिन आरोपों के साथ सबूत देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कन्विक्शन अगर होना है किसी भी व्यक्ति का तो सबूत के आधार पे होता है। और वो सबूत आपको कानूनी तौर पे न्यायालय के सामने रखने चाहिए। और इनके पास किसी प्रकार का सबूत नहीं, बस मीडिया के सामने मीडिया ट्रायल करना जिसमें मास्टरी है उनको। अब भाजपा का भी उनको समर्थन है, छुपा समर्थन होगा, लेकिन है तो सही। और इसीलिए शायद वो इस प्रकार से मीडिया के सामने एक आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं। अच्छा, तो मुख्यमंत्री को चुनौती भी दे रही हैं कि आप जो 14 मई को रैली आप कर रहे हैं उसमें अनाउंस करिए कि आप चुनाव लड़ेंगे। आप एमएलसी बनकर विधान परिषद में पहुंच गए, मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन आपने चुनाव नहीं लड़ा। और अगर आप इस चुनाव का ऐलान करते हैं तो फिर मैं आपके सामने चुनाव लड़ूंगी। राजनीति में किसको क्या टीका टिप्पणी करनी है उनका व्यक्तिगत विषय। नवनीत राणा जी ने ज़रूर इस प्रकार की टीका टिप्पणी की, लेकिन मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति को अपनी चादर देखते हुए अपने पैर पसारने चाहिए। नवनीत राणा जी महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके से, अमरावती ज़िले से आती हैं
और इस प्रकार की टीका टिप्पणी करना मुझे लगता है महाराष्ट्र की जनता को बिल्कुल भी उनकी टीका टिप्पणी पसंद नहीं आ रही, और इससे कोई गलत मैसेज ना लोगों के बीच में जाए, ऐसी मैं कामना कर सकता हूँ। तबासे साहब, आपने एक बात कही कि आदमी को अपनी जो चादर है वो पैरों के हिसाब से फैलानी चाहिए। आपको क्या लगता है कि ऐसी ही चादर जो है राज ठाकरे भी जो है फैला रहे हैं महाराष्ट्र में? क्योंकि उद्धव ठाकरे पर निशाना साध रहे हैं, उनके भाई हैं, चचेरे भाई हैं। एक मुख्यमंत्री पर, एक भाई पर इस तरह के जो है संगीन आरोप लगाना या संगीन जो है भाषा में बात करना, ये किस तरह का जायज़ लगता है आपको? राज ठाकरे जी की जब पार्टी मन से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बनी तो महाराष्ट्र की जनता ने उनको 14 विधायक चुन के दिए। आज उनके पास एक ही विधायक है। 2024 में वो विधायक उनके साथ होगा या किसी और दल में होगा, ये 2024 में हमको समझ में आ जाएगा। लेकिन महाराष्ट्र की पॉलिटिकल स्पेस के अंदर मनसे की कोई जगह नहीं है। ठीक है, उनके भाषण को सुनने के लिए लोग आते हैं, उनके कार्यकर्ता ताली बजाते हैं, लेकिन जब आप एक राजनीतिक दल हैं तो आपके पास विचार होने चाहिए, आपके पास एक एजेंडा होना चाहिए, अपने शहर का विकास, आपके प्रांत का विकास, अपने प्रदेश का विकास। ऐसा कोई एजेंडा राज ठाकरे जी नहीं दे सकते। वहाँ पे मिमिक्री करते हैं, पुरानी बातों को बोलते हैं, कुछ मनगढ़ंत कहानियाँ सुनाते हैं, और वहाँ पे आदेश, फरमान, अल्टीमेटम जैसी बातें करते हैं। अब वो महाराष्ट्र के सुपुत्र हैं, महाराष्ट्र में तो उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया, लेकिन जिस उत्तर प्रदेश के अयोध्या में जाने की वो बात कर रहे हैं 5 तारीख के, वहाँ के एक सांसद है ब्रिजभूषण शरण सिंह, उन्होंने उनका अल्टीमेटम स्वीकार के बोला कि हम तो यूपी में आपको पैर ही नहीं रखने देंगे। साधु संत महंत भी महाराष्ट्र के खिलाफ हो गए। और उत्तर भारतीय छात्रों की जिस प्रकार से राज ठाकरे ने मारपीट की, टैक्सी चालकों की मारपीट की, वो उत्तर भारतीय समाज भूल नहीं पाया। और इसीलिए अब उनको उत्तर भारत में आने के पहले या अयोध्या आने के पहले माफ़ी मांगनी चाहिए, ये शर्त भी वहाँ पे रखी गई। अब हम भी देखना चाहते हैं कि राज ठाकरे जी माफ़ी मांगेंगे और वो अयोध्या जाएंगे। अगर गए तो महाराष्ट्र की जनता को क्या मुंह दिखाएंगे? तो ऐसे डबल कैंची के अंदर पकड़ के उनका ईगो पंचर करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने इस वक्त किया है। अच्छा, आपकी पार्टी है या फिर दूसरे जो सहयोगी दल हैं आपके, वो ये आरोप लगाते हैं कि राज ठाकरे बोलते ज़रूर हैं लेकिन जो स्क्रिप्ट है वो बीजेपी की है। लेकिन बीजेपी की स्क्रिप्ट अगर होती तो फिर राज ठाकरे का जो है विरोध नहीं होता उत्तर प्रदेश के इस दौरे पर। देखिए, हर एक स्टेट के अंदर एक, जैसे समुद्र में एक ऊपर का करंट होता है, एक नीचे का करंट होता है। तो राज ठाकरे तो भारतीय जनता पार्टी की स्क्रिप्ट बोल रहे हैं, बात सही है, ये महाराष्ट्र का करंट है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता राज ठाकरे को एक्सेप्ट नहीं करेगी, ये उत्तर प्रदेश का करंट है। अब दोनों करंट में उत्तर भारत की जनता, ये ज़्यादा करके उत्तर भारत में होने की वजह से भारतीय जनता पार्टी का रुझान अपने प्रदेश के जनताओं के साथ होगा। अब यहाँ पे मुख्यमंत्री योगी जी कौन सी भूमिका लेंगे, ये भी हमको देखना पड़ेगा। तो स्वाभाविक रूप से अपने प्रदेश के लोगों के साथ रहना, ये हर एक राजनेता का इस प्रकार से दायित्व भी रहता है, उसका रुझान भी उसी समय उस प्रकार से रहता है। और महाराष्ट्र के जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, चाहे हमारे फडणवीस साहब हो, चाहे चंद्रकांत दादा पाटिल हो, या और भी कोई नेता हो, वो इस मसले में किसी भी प्रकार की मध्यस्थी नहीं कर पा रहे, और शायद ये डेडलॉक इसलिए नहीं टूट पा रहा। अच्छा, जिस तरह से बीएमसी चुनाव को लेकर ये रस्साकसी चल रही है, ऐसा सभी पार्टियां भी कह रही हैं कि हनुमान चालीसा का मामला हो या फिर लाउड स्पीकर का, वो बीएमसी चुनाव है इसलिए जो है ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं। अब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर एक ऑफिस बनाने की अपनी घोषणा की है कि यूपी के जो लोग हैं यहाँ पर, हम उनको यहाँ पर सहूलियत देंगे, उनको नौकरी में, उनको जो भी परेशानी होगी उसमें जो है उनका निस्तारण किया जाएगा। आप किस तरह से देखते हैं? मुझे लगता है कि इस प्रकार का कार्यालय अगर योगी जी खोल रहे हैं तो क्या उस कार्यालय के उद्घाटन का मौका वो राज ठाकरे जी को देंगे क्या? ये सबसे पहली बात है। और यहाँ पे योगी जी दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन रहे हैं। अगर अपने प्रदेश की जनता की इतनी फिक्र योगी जी को होती तो पहले ही टर्म में वहाँ पे कार्यालय खोल देते। अब क्योंकि मुंबई महापालिका के चुनाव आ रहे हैं और मुंबई में एक बड़ा समुदाय उत्तर भारत का बसता है, इसलिए शायद ये कार्यालय खोल के यहाँ से कुछ और कर सकते हैं क्या, इसका प्रयत्न उत्तर योगी जी का होगा। पिछले समय आपने देखा होगा
कि मुंबई फिल्म जगत के निर्माता, अभिनेता, दिग्दर्शकों को बुलाकर उनको एक फिल्म सिटी की संकल्पना भी वहाँ पे योगी जी ने दी थी। बाद में उसका क्या हुआ हम सब जानते हैं कि लोग मुंबई फिल्म सिटी नहीं छोड़ पाए, क्योंकि मुंबई में सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड है। और इस प्रकार से मुंबई कार्यालय से यहाँ के व्यापारियों को कुछ लालच दे के उत्तर लेके जा सकते हैं क्या, ऐसी शायद कोशिश हो सकती है। अब राज ठाकरे जी इस कार्यालय को खुलने देंगे क्या, ये मेरा प्रति सवाल राज ठाकरे जी को है। एक आखिरी सवाल, अगर बीएमसी के चुनाव, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि बहुत जल्दी हों चुनाव, तो एनसीपी की क्या तैयारी है बीएमसी के चुनाव को लेकर, या इसके अलावा दूसरी जो आसपास की महानगर पालिका हैं, कितनी तैयारी है और किस लेवल पर तैयारी चल रही है? वास्तविक महाविकास आघाड़ी सरकार हमने महाराष्ट्र में 2019 में स्थापन की। उसमें शिवसेना हमारा मुख्य दल है, उसके बाद एनसीपी है, उसके बाद कांग्रेस है। और हमने जहाँ जहाँ पे अलायंस किया वहाँ वहाँ पे हमको जीत बड़े पैमाने पे हासिल हुई। हमारी कोशिश रहेगी कि मुंबई महापालिका हो, ठाणे हो, कल्याण हो, भिवंडी हो, उल्लासनगर हो, नवी मुंबई हो, इन महापालिकाओं के अंदर भी हम एज अ महाविकास आघाड़ी की तरफ से हम इन चुनाव को लड़े। और क्योंकि ये एमएमआर का रीजन है, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन है, तो यहाँ पे निश्चित रूप से हमारी गवर्नमेंट का एक एजेंडा है, गवर्नमेंट का एक दृष्टिकोण है, एक हमने ब्लूप्रिंट बनाई है एमएमआर के विकास के लिए। तो तीनों दल साथ में अगर चुनाव लड़ेंगे तो वो उस ड्रीम प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए बड़ी आसानी होगी, ऐसा मुझे लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद।